नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए लोक परीक्षा कानून आज से लागू। दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी होंगे शामिल। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 24 जून को होगी नामांकन पत्रों की जांच। और प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज जिले में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए लोक परीक्षा कानून लागू कर दिया है। इसे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 का नाम दिया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इसमें धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। साथ ही धोखाधड़ी के साथ संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के कथित पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कल नालंदा के एकंगर सराय में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम राकेश कुमार है। इधर प्रश्न पत्र लीक की जांच से केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान आज दिल्ली जा रहे हैं। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर उन्हें अब तक हुई जांच से अवगत कराएंगे। संयुक्त CSIR UGC नेट 2024 परीक्षा को अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। NTA ने कहा है कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी NTA हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का फोन नंबर है 01140759000 और 01169227700। इसके अलावा NTA से CSIRNET@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। समिति द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 26 से 28 जून के बीच 2 पालियों में होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बैठक में शामिल होंगे। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दर युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह का संयोजक बनाया गया है। जीएसटी परिषद सचिवालय के अनुसार 7 सदस्यीय मंत्री समूह कर दरों पर सुझाव देगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक करेंगी। इस बैठक में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। श्री चौधरी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में आने वाली चुनौतियों की तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के लिए विशेष सहायता की मांग करेंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। नामांकन भरने वालों में राजद से बीमा भारती, जदयू से कलाधर प्रसाद मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह प्रमुख हैं। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। वहीं प्रत्याशी 26 जून तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 10 जुलाई को होना है। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। प्रदेश में अब 20 साल से अधिक पुरानी जमीन रजिस्ट्री का दाखिल खारिज या जमाबंदी अपर समाहर्ता एडीएम की जांच के बाद होगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये फैसला किया गया है। प्रदेश में अब बालू की ऑनलाइन बिक्री होगी। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके लिए सुलभ बालू नाम से विभाग एक नया पोर्टल शुरू करेगा। इस पोर्टल पर बालू की गुणवत्ता के आधार पर बाजार मूल्य अंकित होगा। लोग पोर्टल के माध्यम से बालू खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था 1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। पटना के बख्तियारपुर में 15 साल और इससे अधिक पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रैप सेंटर चालू हो गया है। लोग इस सेंटर पर 15 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों को ले जाकर नष्ट करवा सकते हैं। वाहन मालिकों को उनके वाहन के वर्तमान मूल्य के आधार पर राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों को नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट मिलेगी और नई गाड़ी खरीदने पर निबंधन शुल्क भी नहीं देना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। 22 जून को उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा गरज चमक के साथ तथा शेष भागों में मध्यम से हल्की वर्षा गरज चमक के साथ होने का अनुमान है। इधर मानसून के आगमन के बाद राज्य के अधिकतर हिस्सों के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। कल किसी भी जिले में लू की स्थिति नहीं रही। 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पर्यटन विभाग ने श्रावणी मेले की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने कल तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुल्तानगंज में 600 बेड की टेंट सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा धोबई, खैरा और अबरखा में 200 बेड वाले टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांवड़िया पथ पर उपलब्ध सुविधाओं को सूचना पट पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जगह जगह पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांडों में से एक माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि यह सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑल इंडिया रेडियो को वीडियो कैटेगरी में सबसे भरोसेमंद चैनल माना गया।
ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती का मोटो है भरोसा सच का। हम सच के अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं चलाते हैं। तो सारे दर्शकों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जो हमारे इस रेडियो के साथ जुड़े रहे, ऑल इंडिया रेडियो के साथ, और कर्मचारियों को, अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई। ये जो भरोसा है देश का, दुनिया का, ऑल इंडिया रेडियो के, इस भरोसे को हम लोग आगे भी कायम रखें। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय आम महोत्सव शुरू हो रहा है। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कृषि मंत्री मंगल पांडे करेंगे। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के आम उत्पादक और उद्यमी अपने अपने उत्पादों के साथ स्टॉल लगाएंगे। महोत्सव में लोगों को 300 से अधिक किस्म की आम को देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के पंजाखुर में पिछले दिनों नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में औरंगाबाद निवासी बीएसएफ जवान मदन सिंह की मौत हो गई। वे जिले के रिसियत थाना क्षेत्र के सड़सा गांव के रहने वाले थे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में आज शाम एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबलों में भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। बक्सर गंगा ब्रिज पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान 3 वाहनों से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही शराब तस्करी में सहयोग करने के मामले में होमगार्ड के 2 जवानों की भी गिरफ्तारी हुई है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के डोमिनिया पुल के पास पुलिस ने 100 पुड़िया स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पटना के दानापुर में श्रम संसाधन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 7 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। इस मामले में 7 दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नीट पेपर लीक मामले में नालंदा में छापे, सॉल्वर गैंग का सदस्य गिरफ्तार। प्रभात खबर लिखता है, बिहार की दूसरी ओलंपियन होंगी श्रेयसी, 21 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम में शामिल। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, प्रदेश में बारिश का सिस्टम सक्रिय, दक्षिण बिहार पहुंचने में 2-3 दिन का समय लगेगा। दैनिक जागरण लिखता है, अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज अखबार की प्रमुख खबर है, योग पथ पर पूरी दुनिया, 177 से अधिक देशों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, हज के दौरान 98 भारतीयों की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए लोक परीक्षा कानून आज से लागू। दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी होंगे शामिल। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 24 जून को होगी नामांकन पत्रों की जांच। और प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज जिले में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।